हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कौन कौन सी वो प्रोसेस होती हैं जो हमें बताती हैं कोई निर्जीव है या फिर सजीव है। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो देख लिया था। आज हम इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सो क्लास अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे कंटेंट की। जो चैप्टर है उसे हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और इसी के अकॉर्डिंग हम ये जो चैप्टर है वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है या पादप है, उनमें पाई जाती है। कौन कौन से वो चीजें होती है, कौन कौन से वो कैरेक्टर होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने बात की थी ब्रीथिंग की, हमने बात की थी ग्रोइंग की, हमने बात की थी रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन की एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बताते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जो प्लांट है वो लिविंग है। यानी कि हम कैसे कहेंगे कि कोई प्राणी जीवित है। हमने कहा जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं पाई जा रही हैं उसे हम कहेंगे जीवित है, और जिसमें ये प्रक्रियाएं नहीं पाई जा रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, ये जीवित नहीं है, यानी कि ये क्या है, निर्जीव है। तो लास्ट में हमने क्या कहा था, हमने कहा था इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज प्रोसेसेस अकरिंग इन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इन पर्टिकुलर। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ी है, चाहे वो ब्रीथिंग हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग हो, चाहे वो क्या है, रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन हो, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे प्लांट्स में किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, एनिमल्स में किस प्रकार से पाई जाती हैं, और इनमें हम ह्यूमन बींग्स को देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रही हैं। नेक्स्ट हमने कहा लाइफ। लाइफ के बारे में हमने क्या जाना कि जो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। तो बात वही है, आपको वही बात बार बार बताई जा रही है कि कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जिनकी वजह से या जिनके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कोई निर्जीव है या सजीव है। अब वो मापदंड क्या होंगे, वही होंगे जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। हमने कुछ यहाँ पे प्रोसेस की बात की थी, वही क्या होंगे, मापदंड होंगे जीवन के। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आई थी उसमें हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लिविंग जो थिंग्स होती हैं, या फिर उसमें प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हमने कहा डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अलग अलग जो जीव होते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। कोई एक कोशिकीय होगा, कोई बहुकोशिकीय होगा। कुछ में आप अलग अलग प्रकार से देखेंगे, कुछ में जो ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से हुआ है, कुछ में ऑर्गन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट बताता है, जो लिविंग थिंग वो सेल से बनी होती है, कोशिका से बनी हुई होती है। अब कोशिका क्या है, हमने कहा कि कोशिका सबसे छोटी यूनिट है। जब किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका से भी छोटे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा होगा कि सेल किन किन चीजों से मिलके बना है, जिसमें आपने कहा कि जो सेल है, सेल कुछ सेल वॉल से बना है, सेल मेम्ब्रेन से बना है। उसके बाद आपने कहा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इस प्रकार से क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सारे सेल से बने हैं। और सेल में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम कभी हम प्लांट्स और एनिमल्स की तुलना करें या हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की तुलना करें तो कुछ कुछ चीजें
किसी में पाई जा रही हैं, किसी में नहीं पाई जा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो हमने कहा सेल वॉल प्लांट्स में पाया जा रहा है लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जा रहा है। लेकिन बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तीसरा जो पॉइंट है जो एक लिविंग थिंग का कैरेक्टर बताता है वो है रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी जीवित प्राणी होगा या पादप होगा वो वातावरण के प्रति क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स किस प्रकार से देगा, जैसे देखिए हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर से संबंधित हो सकते हैं, यहाँ पे रेन से संबंधित हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, विंड हो सकता है, यहाँ पे मॉइस्चर हो सकता है, लाइट हो सकती है। तो इनमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है, कम ज़्यादा या मीडियम, ये चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होते रहेंगे, वैसे वैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारा वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया है जहाँ पे पहले पानी खूब हुआ करता था, धीरे धीरे पानी की वहाँ पे कमी हुई, तो जहाँ पहले क्या थे उस प्रकार के पौधे वहाँ पे उग रहे थे जिन्हें पानी की जो आवश्यकता है वो अधिक मात्रा में थी। धीरे धीरे वहाँ पे पानी की कमी हुई और अब क्या हुआ, जो पौधे हैं उन्होंने भी क्या, वो जो टेम्परेचर था उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज हुए। अब जो पौधे थे, प्लांट थे, उनका जो स्ट्रक्चर था उनमें भी चेंजेस आ गए हैं। जहाँ पहले वो जो पत्तियां हुआ करती थी उनकी, वो बहुत पतली पत्तियां थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा बने थे। अब हो सकता है कि वो पत्तियां स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं और जो वहाँ पे स्टेम है, स्टेम क्या है, चौड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पहले जो पौधे की पत्तियों में बहुत सारे स्टोमेटा हुआ करते थे, अब जो स्टोमेटा हैं उनकी मात्रा, उनका नंबर कम हो गया है, क्योंकि क्या होगा, स्टोमेटा से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होगी जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या है ट्रांसपीरेशन, हमने कहा पानी की जो होने वाली हानि होती है, यानी पौधे के द्वारा पानी की जो होने वाली हानि होती है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतने ज़्यादा पानी की हानि होगी, जितने कम स्टोमेटा होंगे उतनी कम पानी की हानि होगी। तो क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। ये चेंजेस सडन नहीं आते हैं, एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे करके आएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो पौधे थे, जो प्लांट्स थे, उन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट किया, यानी कि इन्वायरमेंट को उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो जीव है, जो जो सजीव है, जो लिविंग है, उसकी ग्रोथ भी होगी, उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, डेवलपमेंट में सारा आ जाता है, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो, सारी ही चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहा, हमने कहा ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और यूज करते हैं, यानी कि एनर्जी को ऑब्टेन करने से क्या मतलब होगा, भोजन को ग्रहण करेंगे, पाचन की प्रक्रिया इनमें होगी, और जब एनर्जी को यूज करें तो उसका मतलब कोई ना कोई ये कार्य कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसे कि यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमने कहा रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो जीवित है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं हुई तो यहाँ पे पृथ्वी में जीवन की निरंतरता नहीं बनी रहती है। अब यदि हम बात करें, आज फिर से हम अपना एग्जांपल स्टोन ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं, तो हमने कहा क्या पत्थर में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि क्या है कि पत्थर क्या है, नॉन लिविंग है। वहीं अगर हम बात करें किसी पौधे की, किसी जीव की, किसी पशु या पक्षी की, तो हम कहेंगे क्या उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, हम कहेंगे हाँ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं और जीवन की निरंतरता को बना रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या होते हैं, किसी लिविंग या किसी जीवित के गुण धर्मों को बताता है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा उसमें हम जानेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इसलिए आप काफ़ी हद तक जान गए हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं। आप पढ़ेंगे द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। यानी कि ये क्या बता रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, वो चाहे चल रहा हो,
चाहे वो रेस्ट कर रहा हो, चाहे वो सो रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें की मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करके रखती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा? Nutrition, respiration, circulation and excretion are example of essential life processes. Essential से क्या मतलब है? कि जो कि अनिवार्य है, जिनकी एब्सेंस में जो जीवन है वो संभव नहीं हो सकता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, या फिर अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, या फिर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये क्या है? एसेंशियल प्रोसेस है, यानी कि अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं जीवन के लिए। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। अब यहाँ पे हमने क्या बात की? हमने कहा हम जीवों की बात कर रहे हैं, तो जीवों में दोनों ही प्रकार के जीव आएंगे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। हमने कहा चाहे यूनिसेलुलर है, उसमें हम अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस जो जीव है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, सारी प्रोसेस भले ही एक सेल में होगी लेकिन होती है, ये बात है। नेक्स्ट हमने क्या कहा? हमने कहा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या होंगी? सेल्स होंगी। क्या होगा? सेल से जो टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रक्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन होंगे। जहां हम बात करेंगे यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में क्या है? एक ही सेल है, लेकिन फिर भी उसी सेल में क्या हो रही है? सारी प्रोसेस वहां पे हो रही है। वहीं पे डाइजेशन भी होगा, तो वहां पे एक्सक्रीशन भी होगा, यानी कि एक ही सेल में सारी प्रोसेस वहाँ पे पाई जा रही हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बात करें, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम अगर बात करें अमीबा की, ये हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर प्लांट है हमारे पास। चलिए, यह है अमीबा। और ये है प्लांट। तो प्लांट में हम अलग अलग पार्ट्स को दिखा लेते हैं। ये हमारे पास आता है तना, ये हमारे पास है जड़, ये हमारे पास है पत्ती, ये हमारे पास है फूल। चलिए, अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं जीवन प्रक्रिया में क्या बताना है यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा? जीवित जीवों का रखरखाव आवश्यक है, भले ही वे चल रहे हों, आराम कर रहे हों या सो रहे हों। नेक्स्ट क्या पॉइंट बताता है? वे प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। हमने कहा कि वो प्रक्रियाएं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि पोषण, किस प्रकार से पोषण हमें मेंटेन रखता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमने कहा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे दौड़ रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फर्क इतना है कि जब आप सो रहे हैं आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, जब आप चल रहे हैं तब आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो पोषण क्या करेगा? पोषण से हमें ऊर्जा प्रदान होगी, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट हमने कहा श्वसन। श्वसन किस प्रकार से हमें मेंटेन करता है? हमने कहा जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा तब तक क्या होगा? हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। यानी कि जब श्वसन होगा, श्वसन में जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा? जो फूड होगा, जो भोजन होगा, उसे बर्न करने में मदद करता है, उसे ऊर्जा
रिलीज करने में मदद करता है। नेक्स्ट वैसे हमने कहा परिसंचरण है, यानी कि जो चीजें हैं, जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण में मदद करेगा। उत्सर्जन क्या होगा, अनावश्यक चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, क्योंकि अगर वो चीजें हमारे शरीर के अंदर रहेंगी तो क्या करेंगी, वो अपना हानिकारक प्रभाव दिखाएंगे। इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं कर क्या रही हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एक कोशिकीय जीवों में ये सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जो हमने यहाँ पे देखा है। हमने कहा है ये एक कोशिकीय है, ये उसका पूरा शरीर है, एक ही कोशिका से बना है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया भी यहीं पे होगी, उत्सर्जन की प्रक्रिया भी यहीं पे होगी, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी इसी सेल में होगी। तो हमने क्या देखा, एक सिंगल सेल में सारी प्रक्रियाएं पाई जा रही हैं। अगर कंपैरिजन करें हम बहुकोशिकीय जीवों में प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से विकसित तंत्र मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्लांट देखा है, अब प्लांट में हमने क्या देखा, जड़ देखा है। सबसे पहले जड़ से शुरुआत करते हैं। जड़ में हमने क्या कहा, हमने कहा जड़ क्या करेगी, यहाँ पे पानी का अवशोषण करेगी, पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करेगी। जड़ क्या, जो पूरा जो रूट सिस्टम है, जो रूट क्या कर रही है, पानी और खनिज लवणों का अवशोषण कर रही है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पत्ती। तो पत्ती का कार्य क्या होगा, पत्ती का कार्य क्या होगा, हमने कहा पत्ती यहाँ पे क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी पत्ती में। अब प्रकाश संश्लेषण को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 6-7 से। हमें बताया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, यहाँ पे पत्ती होगी, पानी और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए यहाँ पे क्या होगा, जड़ होगी। अब तना क्या है, तने में हमने कहा कि तने परिवहन के लिए यहाँ पे कार्य करेगा। तना क्या कर रहा है, यहाँ पे परिवहन के लिए कार्य कर रहा है। किस प्रकार के परिवहन को करेगा, ये भोजन और जो जल का है परिवहन है, ये वो करेगा। क्या क्या होगा यहाँ पे, भोजन और जल का परिवहन होगा तने। आपने पढ़ा है कि तने में क्या होंगे, कुछ टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, कुछ टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं, भोजन और जल का परिवहन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जाइलम क्या करेगा, जल और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है फूल। तो फूल का क्या कार्य है, फूल का कार्य यहाँ पे होगा प्रजनन। चलिए, तो अब हमने क्या देखा, हमने एक कोशिकीय जीव को पहले देखा, अमीबा को, जिसमें एक ही सेल है। फिर हमने मल्टी सेलुलर जीव को देखा, मल्टी सेलुलर पादप को देखा। यहाँ पे हम इसे कहेंगे मल्टी सेलुलर पादप को। तो मल्टी सेलुलर पादप को हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होगा, ऊतकों से अंगों का, अंगों से जो पूरा जो अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक पत्ती की। पत्ती का निर्माण किससे हुआ होगा, अलग अलग प्रकार की सेल से। और जब सेल्स में क्या ऊतकों का निर्माण हुआ, और उसमें पत्ती का निर्माण क्या होगा, ऊतकों से अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ, जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पूरे ऑर्गन को मिलाकर के एक पूरी बॉडी का निर्माण हो गया है। अब अलग अलग जो ऑर्गन होंगे, अलग अलग जो अंग होंगे, उनका कार्य अलग अलग है। जैसे कि हमने कहा जड़ का अलग कार्य है, पत्ती का अलग कार्य है, तने का अलग कार्य है, फूल का अलग कार्य है। तो अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए
हमने कहा अगर पोषण की बात की जाए तो पोषण यानी कि भोजन का जो निर्माण है वो पत्ती में यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा परिसंचरण का अगर कार्य जो कर रहा है वो कौन यहाँ पे कर रहा है, तना यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पोषण का ही एक भाग, पोषण अगर यहाँ पे पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है यानी कि भोजन के निर्माण के लिए अलग अलग कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अब ये एक सामग्री कहाँ से मिल रही है, कुछ तो जड़ के माध्यम से मिल रही है, कुछ पत्ती यहाँ पे क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। नेक्स्ट हमने कहा फूल। फूल में क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी वो फूल में पाई जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था जब हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है पौधे का, एक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, या तो दोनों ही पार्ट होंगे या दोनों में से एक पार्ट होगा। तो प्रजनन की जो प्रक्रिया होगी फूल में पाई जाएगी। तो आपने क्या देखा, अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग कार्य को कर रहे हैं। वहीं एक कोशिकीय जीवों में क्या हो रहा है, एक ही कोशिका में सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन सारी प्रोसेस पाई जा रही हैं। जो भी जीवन प्रक्रिया है जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों में पाई जाती हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अब लाइव प्रोसेसेस के आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, न्यूट्रिशन में आ गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। अब आपने देखा है ये जो इमेज आपको बता रही है वो न सिर्फ आपको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बता रही है, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग ऑर्गन है ये भी आपको बता रहे हैं कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में आपको ब्लड का डायग्राम बता रखा है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन का कार्य करता है, वो हमारा ब्लड करता है। किस प्रकार से, हमने कहा ब्लड कर क्या रहा है, अगर आपसे कहें कि किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है, ब्लड ने क्या किया, ब्लड गया हमारे फेफड़ों के पास जाता है और यहाँ से क्या इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन को लेने के बाद ये क्या करता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जाएगा और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से क्या लेके आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। ये बात क्लियर है, यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। कहाँ पे लेके आ रहा है, फेफड़ों में लेके आ रहा है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करेंगे, गैसों को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, या तो गैस को अंदर लेंगे, गैस को बाहर करेंगे। अंदर लेने वाली गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। बाहर हम किस गैस को ले करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेंगे। तो हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हमारा ब्लड कर रहा है। रेस्पिरेशन में कौन मुख्य भूमिका निभा रहा है, यहाँ पे है फेफड़े हमारे। उसके बाद अगर एक्सक्रीशन की बात आती है तो एक्सक्रीशन में कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, हमने कहा हमारी बड़ी आंत मुख्यतः वहाँ पे भूमिका निभा रही है। ये बात क्लियर है। अब एक्सक्रीशन कब होगा, जब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। डाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमें पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में आपको दो इमेज दिखाई गई है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपको बताई गई हैं, गैमीट के आपको डायग्राम बताए गए हैं, एक है मेल गैमीट और एक है फीमेल गैमीट। आपने दोनों के विषय में पढ़ा है, मेल गैमीट कौन है, फीमेल गैमीट कौन है, तो इनके माध्यम से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब मेटाबॉलिज्म में आपको क्या दिखाया गया है, मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डायग्राम दिखाए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाया गया है और डिटेल में आपको दिखाया गया है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हमें अलग अलग इमेज दिखाई गई है कि किसमें हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। यानी कि लाइव प्रोसेसेस के नाम के साथ साथ आपको यहाँ पे इमेज भी बताई गई है। इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सी जो प्रक्रिया है वो किस ऑर्गन में यहाँ पे होती है। तो इन्हीं प्रोसेस को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन से। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा न्यूट्रिशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण क्या है।
क्या है पोषण? सिंपली हमने क्या कहा था? हमने ये बात की थी, हमने कहा था हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया तो हमें क्या मिली? ऊर्जा मिली। अब ऊर्जा कैसे मिल रही है? बीच में पाचन की प्रक्रिया हो रही है, तभी हमें ऊर्जा मिल रही है। जब हमें ऊर्जा मिली तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हुआ। विकास के अंतर ही क्या आती है? वृद्धि आ जाती है। किसका विकास हुआ? हमारे शरीर का विकास हुआ, जो और डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारा शारीरिक विकास भी हुआ है, मानसिक विकास भी हुआ है, हमारा संवेगात्मक विकास भी हुआ है, सारे ही विकास हमारे हुए हैं। सिंपल सी पोषण सिर्फ यही चीज है जो यहाँ पे हमने लिखी है, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करने, उससे ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। सिंपल सी ये बात है, यानी कि हम भोजन किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, भोजन से जब हमें ऊर्जा मिली तो हमारे शरीर ने उसे उपयोग जब किया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोषण। सिंपल सी ये बात है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. क्या आपको बताया गया है? पोषण अपना भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि पोषण अपने भोजन लेने की प्रक्रिया है, यानी कि हमने भोजन ग्रहण किया। सेकंड क्या कह रहा है? और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ऊर्जा में परिवर्तित किस प्रकार से किया? यहाँ पे हुई पाचन की प्रक्रिया। जब पाचन की प्रक्रिया हुई तो हमने क्या किया? भोजन को से ऊर्जा प्राप्त की। और क्या कह रहा है? जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो जब हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हमें अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, विटामिन होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिनका कार्य अलग अलग होता है। ये बात है। अब हमने कहा हमारा शरीर जब उसे उपयोग कर रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। यानी कि हमने क्या कहा? जब हम कहेंगे किसी का पोषण अच्छी तरीके से हुआ है, इसका मतलब उसे एक संतुलित आहार मिला है, संतुलित आहार से उसे जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिली है और उसके शरीर का जो विकास है, वृद्धि और विकास क्या है, वो अच्छी ढंग से हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसका जो पोषण है वो अच्छी तरीके से हुआ है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट होगा कि जिसे हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या है? कुपोषण सिंपली ये है कि किसी को संतुलित आहार नहीं मिला है। अब संतुलित आहार से क्या मतलब है? आपने क्लास 7th में पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो उसमें हमने देखा था कि संतुलित आहार क्या होता है कि वह आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं जो कि हमारी वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। अगर ये संतुलित आहार किसी को नहीं मिला, हो सकता है कि किसी को कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिला, प्रोटीन तो मिल रही है लेकिन वसा नहीं मिली, वसा तो मिल रही है लेकिन विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो पोषक तत्व उसे नहीं मिल रहा है वो उसकी बॉडी में वो कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे कि प्रोटीन नहीं मिला तो क्या है? जो टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी शरीर की वृद्धि हो रही है, उसमें जो प्रोटीन है उसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो जो शरीर है उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी और उसे वीकनेस होगी, कमजोरी फील होगी, दिखने में वो व्यक्ति बहुत कमजोर सा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को जिसे संतुलित आहार नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ये कुपोषण का शिकार है। तो आपने क्या समझा? आपने जाना न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और आपने साथ में ये भी जाना कि पोषण और कुपोषण दोनों में क्या अंतर यहाँ पे होता है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।